ये आकाशवाणी है। अब आप हरि संधू से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार ईमानदार लोक सेवकों को ज्यादा कारगर तरीके से सुरक्षित करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस संशोधन से मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं और आर्थिक विकास की जटिलताओं की चुनौतियों का मुकाबला करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कारगर कानूनी रूपरेखा तैयार करने को वचनबद्ध है, जिसके कारण समाज और देश को नुकसान पहुंच रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि नकारात्मकता और निराशावाद से केवल हमारे देश की ही छवि खराब होगी और ईमानदार लोक सेवकों के हौसलों पर असर पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी नदी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। अपनी याचिका में तमिलनाडु ने दलील दी है कि कर्नाटक ने उच्चतम न्यायालय के 28 सितंबर के निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया, जिसमें तमिलनाडु को 9000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति करने को कहा गया था। तमिलनाडु ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद कर्नाटक ने पानी की आपूर्ति रोक दी है तथा राज्य को और खराब हालत में धकेल दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान कर्नाटक के अधिवक्ता फाली एस नारिमान ने न्यायालय से कहा था कि राज्य और पानी नहीं छोड़ सकता। कावेरी नदी प्राधिकरण की 19 सितंबर की बैठक के बाद 28 सितंबर को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल सका। डेल्टा क्षेत्र में खड़ी फसलों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की 9000 क्यूसेक पानी छोड़ने के फैसले को कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ने नामंजूर कर दिया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बेहतर प्रबंधन के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ श्रीमती नटराजन ने राज्य के वन मंत्री और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और अवैध शिकार को रोकने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बाढ़ के दौरान निगरानी रखने के लिए बाघ अभयारण्य के लिए 1 करोड़ रुपया देने, 1 एयरक्राफ्ट, 5 स्पीड बोट और 4 देसी नावें देने की घोषणा की। बहुजन समाज पार्टी ने केंद्र में यूपीए सरकार को समर्थन देने के बारे में अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है। आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन देने के बारे में उनकी पार्टी ने यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है। यूपीए सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के मामलों से गलत ढंग से निपटने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ है, फिर भी उनकी पार्टी समर्थन देने या न देने के बारे में अंतिम फैसला शीघ्र ही लेगी। सुश्री मायावती ने घोषणा की कि उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संसदीय बोर्ड की बैठक में समुचित विचार विमर्श के बाद उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो इस संबंध में कोई फैसला करें। सरकार ने कहा है कि भारत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव गिरीश बी प्रधान ने ऊर्जा की उपलब्धता के बारे में 2 दिन की संगोष्ठी के बाद संवाददाताओं को बताया कि इसमें भाग लेने वाले सभी देशों ने विचार विमर्श के नतीजों के मसौदे को स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने बताया कि भारत ने 2017 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 55,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य तय किया है। इसमें 17,000 मेगावाट बिजली पवन ऊर्जा से, 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा से और बाकी अन्य स्रोतों से पैदा की जाएगी। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 162 अंक गिरकर 18,631 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 52 अंक घटकर 5,652 पर पहुंच गया। एशिया के अधिकतर शेयर बाजारों में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सभी 6 अंपायरों को निलंबित कर दिया है, जिन्हें एक टीवी स्टिंग ऑपरेशन में हाल में संपन्न विश्व कप 2020 मैचों में फिक्सिंग के लिए राजी होते हुए दिखाया गया था। आईसीसी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वो और परिषद के पूर्ण सदस्य जांच का फैसला आने तक इन अंपायरों को किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नियुक्ति न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।